मध्य प्रदेश के लिहाज से मेरा आपसे सवाल है, लास्ट टाइम हमने देखा था 2019 में बीजेपी ने 29 सीटों में से 28 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन कांग्रेस से नकुल नाथ ने छिंदवाड़ा सीट पर कांग्रेस की एक तरीके से लाज बचा ली थी, एक सीट उन्होंने जीत ली थी। लेकिन इस मर्तबा मामला जुदा हो सकता है क्या? सिचुएशन टफ हो सकती है क्योंकि कमलनाथ साहब के बीजेपी में जाने की अटकलें लगी थी और कुछ पार्षद तो आपके बीजेपी में शामिल भी हो चुके हैं। वोट बैंक को डेंट पहुंचेगा क्या? देखिए, 102 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं, थोड़ा सा एक 2-3 सेकंड में उस पर थोड़ा नजर डाल देते हैं कि जो 102 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें 40-41 सीटें जो है वो तमिलनाडु और पौंडीचेरी की है। तो ये 40-41 सीटों के ऊपर तो बीजेपी का खाता खुलने से रहा। अब उसके बाद जो बच जाती है 60 से 61 सीटें जो बच जाती हैं, तो वो तमाम उन्हीं 60-62 सीटों में ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, अपना महाराष्ट्र और बिहार, ये तमाम सीटें भी आती हैं। कल एक ट्वीट हुआ था एक्स के ऊपर और उसको रीट्वीट किया था इंडिया टुडे के जो एक सर्वेयर है प्रदीप गुप्ता, उन्होंने एक रीट्वीट किया था, उसको रीट्वीट किया था उस ट्वीट को। उसमें लिखा था कि भाजपा जो है वो पिछले चुनाव के मुकाबले 13 राज्यों में, जिसमें गुजरात भी था, जिसमें महाराष्ट्र भी है, जिसमें मध्य प्रदेश भी है, कर्नाटक भी है, ऐसे जो जहां पहले फेज की जो 102 सीटें हैं, तो उसमें ये ट्वीट में लिखा था कि भाजपा जो है वो अपने पिछले 2019 का जो उनका प्रदर्शन था उसको दोहराने में उनको बहुत ज्यादा कठिनाइयां हो रही हैं। तो 40 सीटें अगर आप 102 में से निकाल दिए तो बची 62 सीट। 62 सीटों में अगर भाजपा को कठिनाइयां हो रही हैं और जो अलग अलग सर्वेज आ रहे हैं उन सर्वे में भी ये दिखाया जा रहा है कि कहीं भाजपा को 4 सीट का नुकसान है, कहीं 5 सीट का नुकसान है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 60 सीटों में मतलब अगर आधी सीटें भी अगर भाजपा को मिलती हैं तब भी 70 सीटें इंडिया गठबंधन को इन पहले फेज में आ रही हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, और मध्य प्रदेश का जो आपने सवाल उठाया, तो इत्तेफाक से जो 6 सीटों पर चुनाव हो रहा है, वहां पिछले चुनाव में 2019 में कांग्रेस ने एक ही सीट जीती थी, वो नकुल नाथ जो वहां से जीते थे छिंदवाड़ा से। पर इस बार उसके साथ साथ और भी 3-4 सीटों पर कांग्रेस जो है वो चुनाव जीतने की संभावना उसकी बहुत ज्यादा उभर कर आई है। तो कुल मिलाकर ये है कि पहला फेज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए दुखदायक खबर लेकर आ रहा है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अब 2019 वाली स्थिति भी नहीं रही। देखिए, मोदी जी का जो ये था, जो पूरा झूठे वादे, झूठे नारे, इन सब तमाम जुमले जो जितने थे, उनकी पोल तो 2019 में ही खुल जाती, पर इत्तेफाक उस वक्त पुलवामा हो गया, और पुलवामा पे जो एक राष्ट्रवाद का पूरा एक जो लहर चली देश में, उसने भारतीय जनता पार्टी को बचा लिया। तो इस बार ना पुलवामा है, ना झूठे वादों पर अब लोगों को यकीन रहा। अभी भी मौजूद है, बीजेपी का राष्ट्रवाद अभी भी मौजूद है। बीजेपी का राष्ट्रवाद कोई अलग से राष्ट्रवाद नहीं है। मेरा सवाल आपसे है, साउथ वर्सेस नॉर्थ की तरफ जो अरशद आजमी साहब ने इशारा दिया है और पहले फेज को जिस तरीके से वो आंक रही हैं, आपका प्रिडिक्शन क्या कहता है? साउथ वर्सेस नॉर्थ, दिल्ली का रास्ता नॉर्थ से जाता है। हाँ, देखिए, प्रेडिक्शन तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं ज्योतिष नहीं हूँ, लेकिन हाँ, एक आकलन आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पिछले जो भी ट्रेंड रहा है और जो परफॉर्मेंस रहा है पार्टी का, इस बार पार्टी किस तरह से क्या कर रही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। तो निश्चित रूप से दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर रही है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर रही है, और ये लगातार वहाँ के जो परिणाम है वो उसमें हमने देखा है। कर्नाटक में अच्छी पैठ बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन अब वहाँ पे भी धीरे धीरे जो है कि उसके कदम उखड़ रहे हैं वहाँ से भी। हमने पिछले चुनाव में देखा, विधानसभा चुनाव में, इस बार के चुनाव में भी अब तक के जो सर्वेक्षण आए हैं, खैर सर्वेक्षण कितने सही होते हैं इसमें कोई सत्यता नहीं है, क्योंकि कुछ सही भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं, और कितना कितना जो है सैंपल साइज है, वो तमाम चीज़ें मिलता है, कौन लोग बायस होकर करवा रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। इससे सर्वेक्षण की सत्यता कोई अक्षुण्ण नहीं है। लेकिन जो भी आ रहे हैं उसमें लगभग सभी में जो है, कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी को इस बार थोड़ा सा कम सीटें, उनकी सीटें कम होने जा रही। पिछले बार पूरी की पूरी सीटें उनको लगभग मिल गई थी सीट। तो दक्षिण में निश्चित रूप से कमज़ोर है भारतीय जनता पार्टी। कोशिश हो रही है, इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत कोशिश करी। आपको याद है किस तरह तमिलनाडु, खासकर तमिलनाडु में वहाँ के जो अध्यक्ष को बनाया है, उनको काफ़ी प्रमोट किया गया है। वो AIMDMK से थे पहले AIMDMK के साथ भारतीय जनता पार्टी का अलायंस होता था, उसकी वजह से उनको 3-4 सीटें मिल जाया करती थी।
लेकिन इस बार संकट है। परसेंटेज बढ़ सकता है क्योंकि मोदी जी ने काफ़ी कोशिश करी है। उन्होंने यहाँ तक कि एक जो संगुल को लाके भी जो है लोकसभा में स्थापित कर दिया, और जो है कि तमिलनाडु के जो ब्राह्मण थे उनको लाके उनके मंत्रोच्चार करा के, और बनारस में जो है कि वहाँ विश्वविद्यालय में जो है उन्होंने एक समागम कराया। तो ये तमाम कोशिश करी है, तो उससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का वोटिंग शेयर बढ़ सकता है। लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ के दक्षिण के जो मानस है, वहाँ के जो मूवमेंट चले हैं लगातार, वहाँ पे डाउन ट्रोडन लोगों के मूवमेंट चले हैं, दलितों के मूवमेंट चले हैं, द्रविड़ लोगों के मूवमेंट चले हैं, उसमें जो एक ब्राह्मणिकल सोच है भारतीय जनता पार्टी की, वो जो है वहाँ पे उतनी सफलभूत नहीं होती है। वहाँ के लोगों का भी मानना है, और धर्म को वहाँ के लोग इतना महत्व नहीं देते। धर्म उनके अपने जीवन में बहुत महत्व होता है, लेकिन पब्लिक लाइफ में उतना महत्व नहीं देते जितना कि हम उत्तर में देखते हैं कि धार्मिक मुद्दों पे जो है ध्रुवीकरण हो जाता है और धार्मिक मुद्दे जो है प्रमुखता से सामने आ जाते हैं। ऐसा वहाँ नहीं है। तो ये कठिनाई है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन उत्तर में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, और फिलहाल तो लगता है कि मजबूत ही रहेगी। और आज की, जहाँ तक आपने कहा कि आज की जो फर्स्ट फेज में चुनौती थी भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में, कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी रहेगी। हाँ, सेंट्रल का इलाका, जो बुंदेलखंड का इलाका जो है, वो एरिया में थोड़ा भारतीय जनता पार्टी काफ़ी कंफर्टेबल है। तो मुझे लगता है दक्षिण वर्सेस उत्तर की जो एक है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर पड़ जाती है दक्षिण में, क्योंकि अभी उनका प्रभाव वहाँ, जो उनकी आइडियोलॉजी है वो उनके आड़े हाथ आती है। वहाँ पे पेरियर मूवमेंट रहा है तमिलनाडु में, वहाँ पे जो है सब संविधान की बात होती है, बराबरी की बात होती है, जो उत्पीड़ित लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े लोग हैं, उनकी बात होती है, और वो एक डोमिनेंट क्लास है उसका जो है, वही वहाँ की राजनीति को तय करता है। तो मुझे लगता है इसलिए थोड़ा बीजेपी कोशिश तो कर रही है पैन इंडिया पार्टी बनने की, साउथ में भी अपना जो है कि झंडा लहराने की, लेकिन वो संभव अभी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि और वहाँ पे भी, कर्नाटक में भी बड़े करप्शन के चार्जेस लगे। उनके जो भी परफॉर्मेंस रहा हुआ, येदियुरप्पा का चाहे शासनकाल रहा हो, चाहे बोम्मई का शासनकाल रहा हो, तो अब भारतीय जनता पार्टी की भी जो असलियत सामने लोगों को दिखाई दे रही धीरे धीरे। अभी हमने केंद्र स्तर में देख ही लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया, जो करप्शन की इंतहा है एक तरह से कहा जाए, कि आपने जो है चंदे के बहाने आपने उसको जो है कि उन लोगों को फायदा पहुंचाया जिन लोगों ने आपको चंदा दिया। तो ये तमाम चीजें जो भारतीय जनता पार्टी, अब जनता का आकलन इस पे भी बनेगा ना। और देखिए, जब तक पार्टी शासन में नहीं होती, शासन व्यवस्था में, तो वो अनछुई रहती है, वो एक्सपोज नहीं रहती है। लेकिन जब पार्टी शासन व्यवस्था में आ जाती है तो वो उसकी गलतियां भी सामने आने लगती हैं। और वही मुझे लगता है 2 मरतबा, यानी कि 10 सालों से बीजेपी इख्तियार में है, और तीसरी मरतबा आने के लिए ना सिर्फ दावा कर रहे हैं बल्कि 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। अरविंद साहब, आपके पास में आऊंगी, एक रिएक्शन प्रोफेसर विजय राठी साहब से लेना चाहूंगी। प्रोफेसर विजय राठी साहब, 2 सीटों का मैं जिक्र करूंगी। एक मैं जिक्र करूंगी मुरादाबाद सीट का, जिस पर आज वोटिंग हो रही है। दूसरा मैं जिक्र करूंगी रामपुर का। रामपुर से जिस कैंडिडेट को आपने उतारा है, उनका सीधा ताल्लुक, भले ही वो रामपुर के रहने वाले हों, लेकिन वो वक्त उनका ज्यादा बीता है दिल्ली के अंदर, मोहिबुल्लाह नदवी। और इस बात को लेकर आपकी पार्टी के अंदर टकराव भी हुआ था। कितनी उम्मीद नजर आती है मुरादाबाद सीट, जहां कैंडिडेट आपने बदला एसटी हसन को हटाकर, और दूसरी तरफ रामपुर, कितना समर्थन आपको मिलेगा, कितना सपोर्ट आपको मिलेगा? देखिए, नाराजगी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन सब लोग एक जगह, ये आपने वीडियो भी देख लिया होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रामपुर और मुरादाबाद हम जीत रहे हैं। इस पे और थोड़ी सी बात मैं बोल दूंगा, लेकिन अरविंद सिंह ने कुछ सवाल उठाए थे पहले, मैं उनका थोड़ा सा जवाब दे दूं। पहले हम ये समझते थे कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ झूठ बोलते हैं, इनके समर्थक प्रवक्ता हो सकता है उन्हें थोड़ा सा लगता हो कि सच बोलते हैं, लेकिन ये सच से इतना डरते हैं कि सच को तो ये आने ही नहीं देते। मैंने अगर पीटने पिटाने की बात की, तुरंत घबरा गए कि नेशनल मीडिया है भाई ऐसी। अरे भाई, लात घुसे चले उसमें, ये तो मैं पीटना कह रहा हूं, उसे कहते हैं हमारे यहाँ धो दिया उसको। ये कार्यकर्ता अब तुम्हारे थे बीजेपी के, हम क्या करें, आरएलडी वाले थे। भाई मैं तो सच्चाई दिखा रहा हूँ। सोशल मीडिया और टीवी पे वीडियो देखी हमने घर में नहीं चैनल बनाया, ये सच्चाई मैंने दिखाई आपको। दूसरी बात आपको बता दो, आप कह रहे मुख्यमंत्री जी गांव आते हैं, अरे थोड़ा तो सच बोल दिया करो। चलो मैंने मान लिया मुख्यमंत्री गांव आते, ये भी बता दो आए क्यों। रारधना और सलावा, एक गांव मेरे इधर है, एक गांव मेरे इधर है, दोनों क्षत्रिय बाहुल गांव हैं। आए इसलिए हैं, आप ही की पार्टी के संजीव बालियान जी और संगीत सोम के बीच टकराव चल रहा, दोनों एक दूसरे को पलटने के चक्कर में हैं। उनको पलटने से मनाने के लिए योगी जी बार बार भाग के इस क्षेत्र में घुस रहे हैं। सच्चाई ये है। अब इस सच्चाई को टीवी पे हम नहीं रखे या आप सोशल मीडिया नहीं देख रहे, हमारी गलती तो इसमें है नहीं, पूरी दुनिया देख रही है।
प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आए थे वो भी संगीत सोम जी के पेट में ऐसे घुसा मारा ये कहने के लिए, उनका ये जेस्चर था कि भाई मान जा, पार्टी का नुकसान मत कर। ये सच्चाई आपने नहीं देखी तो हमें समझ में नहीं आता भाई क्यों नहीं कोई चश्मा लगा रखा क्या आपने? अब तो उतार लो यार इस चश्मे को, सच्चाई देख लो। पश्चिम में हाल ये है तुम्हारा कि गन्ना किसान, बेरोजगार युवा जिसका पेपर लीक होता वो तख्तियां लेकर घूम रहा था, वो आपके पीछे है इलाज करने के लिए। और जैसे ही हम सच्चाई बता दे तो आपको बुरी लग जाती है, आप कहते हो ये नेशनल मीडिया है, ऐसे बोलना चाहिए। भाई मतलब आपकी फाइलों में मौसम का रंग गुलाबी है तो इसका मतलब क्षेत्र में थोड़ी है। आपकी हवा खराब क्यों है? दूसरी बात सुनो, आरएलडी वाले आपसे अपनी बेइज्जती का बदला लेंगे। कौन सा? सहारनपुर में रैली थी, योगी जी आ रहे थे, प्रधानमंत्री भी जी है, आपने जयंत चौधरी को एंड टाइम पे मना कर दिया आने के लिए, जबकि संयुक्त रैली थी वो। लोगों में गुस्सा है और आपने बुलाया, इसने नहीं कही छतरी लोग ना भड़क जा। जो आपका कोर वोटर है आज तो वही आपके पीछे गन्ना लेके है, हमें क्यों कोस रहे हो फिर आप? और रही बात आपने की कहा कि अजीत सिंह ने कहा था कि जिस गाड़ी में झंडा उस तरह की बातें। भाई आप प्रधानमंत्री, आपके नहीं हमारे प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को यह कहा था, उनका तो डीएनए खराब है, वो तो आप ही की गोद में बैठे हैं। अमित शाह जी ने कहा था नीतीश कुमार को नहीं लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, वो तो आप ही की पार्टी में है। अरे कम से कम थोड़ा सा आईना देख लिया करो। ठीक है, चेहरे पे धूल है, उस आईने को साफ करने की जरूरत नहीं, अपनी धूल साफ करो। मिसालें देखी, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आज भी मैं क्षेत्र में बैठा हूँ। अगर आप ये कसमें खाई जाती हैं कि इस पार्टी के साथ हम इत्तेहाद नहीं करेंगे, लेकिन फिर इत्तेहाद भी होता है क्योंकि सत्ता की ये जंग है, कुर्सी की ये जंग है। अरविंद सिंह साहब एक रिएक्शन। कि मेरे को थोड़ा समय दीजिएगा जवाब देने के लिए। मैंने पीयूष साहब को सुना, समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता हैं उनको सुना, कांग्रेस के मित्र ने भी कई सारी बातें की और आपने भी प्रश्न पूछा है, तो मुझे आप समय नहीं देंगी तो मेरे पार्टी के साथ और मेरे साथ अन्याय होगा। बोलिए सर। एक तो मैं पीयूष पंत जी के बारे में बताऊं, इन्होंने 2-3 ज्ञानवर्धन किया, मैं उसके लिए अभिनंदन करना चाहूंगा। एक तो कहा तमिलनाडु के जो लोग हैं वो धर्म में उतनी धर्म के आधार पे नहीं चलते हैं, धर्म से कोई बहुत ज्यादा उनके जीवन पे प्रभाव नहीं पड़ता है। इनको कोटि कोटि अभिनंदन, मुझे पहली बार पता चला। आप तमिलनाडु जाके देखिए धर्म उनके जीवन में कितना रचा बसा है, आपको पता चल जाएगा। पीयूष जी ने दूसरा कहा कि तमिलनाडु के लोग थोड़ा संविधान में विश्वास करते हैं, संविधान के आधार पे चलने की कोशिश करते हैं, तो क्या शेष भारतवर्ष संविधान के आधार पे नहीं चलता है? आप भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि जमीन खिसक गई, और कांग्रेस के लिए एक शब्द आपके मुंह से निकल नहीं रहा है, जिसके राजकुमार अपनी परंपरागत सीट छोड़ के साउथ भाग गए हैं और वहां कम्युनिस्ट पार्टी उनकी निंदा कर रही है, जो कि एनडी अलायंस का हिस्सा है, ये सबके सामने है। 50 से कम सीटें कांग्रेस को आती है, अभी 40 पाने की भी उम्मीद नहीं है। कांग्रेस आपको मजबूत दिखाई देती है और भारतीय जनता पार्टी कमजोर दिखाई देती है। आपके जैसे राजनीतिक विश्लेषक का बहुत बहुत अभिनंदन। दूसरा, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का जवाब देना चाहता हूं। मैंने यही कहा कि नेशनल टीवी पर शब्दों में शालीनता बरतनी चाहिए, इसमें क्या बुराई है? आप लात गुस्सा और मार पिटाई से ऊपर ही उठ नहीं पा रहे हैं। अरे आप जिस पार्टी में बाप बेटे में मारपीट सार्वजनिक मंच पे हुई हो, माइक छीना झपटी हुई हो, मुझे नहीं लगता है कि इस मानसिकता से ऊपर उठ पाएगा। और लोकतंत्र में तो जनता तय करती है कौन जीतेगा कौन हारेगा, 4 तारीख को पता चल जाएगा। इतना आक्रोश क्यों है? यदि इतना ही आप मेहनत करते, परिश्रम करते, तो इतना आक्रोश दिखाने की जरूरत नहीं होती, स्वाभाविक रूप से जनता का आशीर्वाद मिलता। लेकिन 2012 से लेके और 2024 तक 10 वर्षों में श्रीमान अखिलेश यादव जी कोई भी चुनाव नहीं जीत पाए हैं, तो इसके पीछे कुछ न कुछ कारण है। और कारण ये है कि सत्ता को उन्होंने बपौती समझा और जनता में जाकर, गांवों में जाकर काम नहीं किया। योगी जी गांव जाते हैं तो आपको ऑब्जेक्शन होता है। आप जाति विशेष के शब्दों का आरोप उनके ऊपर लगा रहे हैं। अपनी पार्टी को जरा देखिए, एक पार्टी में एक ही परिवार के ऊपर से नीचे तक लोग भरे पड़े हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो, शिवपाल यादव हो, प्रोफेसर राम गोपाल यादव हो, धर्मेंद्र यादव है। तो शर्म हया है आप लोगों के अंदर नहीं है। सुधार हमेशा अपनी तरफ से होता है। दूसरी बात मैं कहूंगा शबनम जी, भारतीय जनता पार्टी को अपने कामों पर विश्वास है।
हमने जो कहा है वो किया है। बड़े बड़े मुद्दे जिस पर पहले लोग विश्वास नहीं करते थे, किसने सोचा था कि 370 हटेगा? किसने सोचा था कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा? किसने सोचा था मुस्लिम बहनों के ऊपर जो कलंक 3 तलाक था वो हट जाएगा? किसने सोचा था कि 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त की दोनों वक्त भोजन मिले, इसकी चिंता कोई सरकार करेगी? कांग्रेस दावा करती है कि फूड सिक्योरिटी बिल उसने लाया, लेकिन वास्तव में उसको कार्य रूप में परिणित करने का किसी ने काम किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार में किया है। आज विश्व की हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कह रहा है कि भारत से तेजी से बढ़ती हुई पूरे विश्व में कोई अर्थव्यवस्था नहीं है। चाहे राष्ट्रीय स्तर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, हमने काम करके दिखाया है, इसलिए हमें विश्वास है और इसलिए हमें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। ठीक है, मेरा सवाल यहाँ जेडीयू से है। तहसीन नदीम साहब, जेडीयू के लिए ये फाइट कितनी आसान होगी, क्योंकि अब तो आप बीजेपी के साथ है, एनडीए के रथ पर सवार हैं, लेकिन दूसरी तरफ बात करें असदुद्दीन ओवैसी भी ताल ठोक रही हैं और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का रिजल्ट लेकर आई थी, असेंबली इलेक्शन में 5 सीटें जीती थी, ये हमने देखा था। वो बात इतर है कि वो आरजेडी के साथ उनके एमएलए बाद में चले गए थे। आरजेडी ताल ठोक रही है, पहले क्लींस आपने किया था, यानी कि पूरी तरीके से यहाँ आरजेडी का सफाया हो गया था, लेकिन इस मर्तबा सिचुएशन जुदा है। खवातीन वोट बैंक को साधने के लिए लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटियां मैदान में हैं। ये किस तरह का समाजवाद है, आरजेडी को जवाब देना चाहिए। यहाँ पे तो आरजेडी के कोई प्रवक्ता नहीं है, उनके अलायंस से कांग्रेस है। तो इंडी गठबंधन से मेरा ये सवाल है कि बिहार में अल्पसंख्यकों की आबादी जो है वो 18% है और ये लोग सपा भी और राजद दोनों ही पार्टियां दावा करती हैं कि मैं एमवाई की राजनीति करता हूँ, और जब टिकट देने का, नेतृत्व देने का समय आता है तो सिर्फ 2 टिकट बिहार में दिया गया, सिर्फ 2। यहाँ 18% अल्पसंख्यकों की आबादी है। ये किस मुंह से, जबकि अपने परिवार में ही इन्होंने 2 बेटियों को लोकसभा का चुनाव लड़ा रहे हैं, एक पटना से और दूसरे जो है सारण से। तो इनके नियत और नीति में खोट है। ये लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके इतर इनके पास ना कोई नीति है, ना कोई नियत है। और बात रही असदुद्दीन ओवैसी साहब की, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आ जाए बिहार में। बिहार की आवाम बहुत पढ़ी लिखी और समझदार है और वो अब झांसे में नहीं आने वाली हैदराबाद वालों के, इसलिए कि उनके जो 5 विधायकों को जिताया था पिछले विधानसभा चुनाव में, उनके प्रदेश अध्यक्ष के अलावा 4 जो विधायक थे वो आरजेडी में ही चले गए। और सिर्फ बिहार की ये बात नहीं है कि इन्होंने कैसे अल्पसंख्यकों को छला है, बिहार में तो छला ही है। और अब तो झारखंड में वहां जो है एक भी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दिया गया है इंडिया अलायंस की तरफ से। महाराष्ट्र में एक भी टिकट नहीं है, मध्य प्रदेश में एक टिकट नहीं है, राजस्थान में एक टिकट नहीं है। तो ये किस बिना पे अल्पसंख्यकों का वोट चाहते हैं? सिर्फ मोदी जी का खौफ देखा का वोट लेना चाहते हैं? नीतीश कुमार साहब ने तो सिर्फ 1 सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। अगर आप अल्पसंख्यकों के, क्योंकि अल्पसंख्यकों में मुस्लिमों की तादाद सबसे ज्यादा है, अगर उनके खैरख्वाह हैं आप और उनकी नुमाइंदगी करना चाहते हैं, तो आप उनके उम्मीदवारों को कितना आगे लेकर आ रहे हैं उस कम्युनिटी से? अगर आप ये सवाल उठाते हैं अलायंस के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, आरजेडी के ऊपर। नहीं तो इनका तो सुबह से शाम तक यही राग होता है, एमवाई समीकरण, इसलिए ना सवाल उठता है इनपे। इनको आपको सपा को देख लीजिए, पिछले विधानसभा में यूपी में हमारे ख्याल से 90% अल्पसंख्यकों का वोट मिला। बिहार में वही हाल आरजेडी के साथ है। लेकिन और जब तो खबरें ये आ रही कि नीतीश कुमार को अल्पसंख्यकों के वोट की बहुत फिक्र है, ईद की मुबारक देने के लिए लोगों के घर घर जा रही हैं, उन्हें डर है कि आरजेडी और कांग्रेस उनके वोट बैंक में सेंध ना लगा दे।